नमस्कार दोस्तों, ये घटना चक्र ने यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए शिक्षण एवं शोध प्रवृत्ति से संबंधित हल प्रश्न पत्र की एक श्रृंखला निकाली है। 2012 से 2021 तक के इसमें कुल 42 प्रश्न पत्र हैं। तो हम लोगों ने हमेशा देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रेजेंट वाले में विशेष महत्व होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ लाए हुए हैं। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को डील नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ्स के अलावा जो क्वेश्चन है उनको डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है? अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित करने वाले अनुभव, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। तो इसमें जो विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, ये नहीं है सहकारी अधिगम की विशेषताएं। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सहकारी अधिगम की विशेषताओं में विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे महसूस करना शामिल नहीं है। ध्यातव्य है कि सहकारी अधिगम एक निर्देशात्मक विधि है जिसमें छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में सीखने के एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे समूह में कार्यरत हैं। अगला है, विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। यह सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह व्यक्तिगत दायित्व का सिद्धांत है। एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। व्यक्तिगत दायित्व का सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तब अस्तित्व में आता है जब प्रत्येक व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, परिणाम को समूह को हस्तांतरित कर दिया जाता है एवं प्रत्येक से उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर ए रहेगा कि व्यक्तिगत दायित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अध्यापन का मॉडल और विकासक को मिलान करना है। तो सकारात्मक अंतर्निर्भरता, इसके कौन है? सकारात्मक अंतर्निर्भरता के हैं डेविड जॉनसन। इन्होंने इसका वो किया था, विकसित किया था मॉडल। संरक्षित जांच के हैं रॉबर्ट स्लाविन। इसके बाद भूमिका निर्वाह के हैं फैनी सेफ्टेल। और विधि शास्त्रीय जांच के हैं डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। व्याख्या क्या है? सकारात्मक अंतर्निर्भरता अध्यापन के मॉडल के विकास में डेविड जॉनसन ने प्रमुख योगदान दिया। सकारात्मक आत्मनिर्भरता मॉडल से जुड़े 20वीं सदी की शुरुआत में कर्ट कोफ्फा के द्वारा प्रतिपादित सकारात्मक आत्मनिर्भरता सिद्धांत से जुड़ी है। संरचित जांच मॉडल की शुरुआत 1960 के दशक में जोसेफ स्वाब द्वारा, जबकि इसका विकास किसके द्वारा किया गया? संरचित जांच का रॉबर्ट स्लाविन द्वारा। भूमिका निर्वाह मॉडल की खोज किसने की थी? हार्वर्ड बोरोस ने। और विकसित किसने किया था? फैनी सेप्टेल ने। विधि शास्त्रीय जांच का विकास किसने किया था? डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शेवर द्वारा किया गया। अगला है, कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं? तो इसमें जो ABC हैं, क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम और आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम, ये तीनों विधियां प्रशिक्षु केंद्रित विधियां हैं। बाकी निष्क्रिय अधिगम नहीं है। प्रशिक्षु केंद्रित विधियां के अंतर्गत शिक्षक के क्रियाकलाप का केंद्र प्रशिक्षु उन्मुख होता है। इसमें क्या क्या आती हैं प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियों में? विशेषताओं में प्रशिक्षुओं के कौशल का विकास, प्रशिक्षुओं के रुचि के आधार पर अधिगम प्रक्रिया, इंटर्नशिप प्रोग्राम, सहकारी अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन और क्रियाशील अधिगम। अगला है, अध्यापन के विशिष्ट मॉडल में विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान करिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा विषय और समस्या की पहचान आएगी। फिर उसके बाद विषय समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना, मतलब B। फिर D, विषय समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना। फिर आएगा मदों को सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना। और फिर लास्ट में आएगा विषय समस्या की पहचान। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? संकल्पना मॉडल अधिगम की एक आगमनात्मक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को अवधारणाओं के उदाहरणों के एक छोटे से समुच्चय का अध्ययन करके
किसी अवधारणा को समझने में मदद करता है। ध्यातव्य है कि अवधारणाएं हमारे मस्तिष्क का फर्नीचर होती हैं। एक बेहतर मस्तिष्क आनंद, अकादमिक सफलता, नागरिकता, कैरियर संतुष्टि और आजीवन अधिगम का स्रोत है। संकल्पना निर्माण के चरणों का सही क्रम, विषय या समस्या की पहचान, समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना, मदों को समस्या के समान गुणों को श्रेणियों में रखना, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। अगला है, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसके व्यवहार को आत्मचेतना कहते हैं। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को प्रतिक्रियात्मक कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मक ऐसी घटना है, सॉरी आत्मचेतना नहीं, ये इसका आंसर प्रतिक्रियात्मक था। फिर से पढ़ देते हैं इसको, कन्फ्यूजन ना हो। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रतिक्रियात्मकता। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मकता एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब व्यक्ति अपने प्रदर्शन या व्यवहार को इस जागरूकता के कारण बदल देते हैं। अगला है, अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वृत्तांत पुनरीक्षा। अभिज्ञान स्रोत प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को वृत्तांत पुनरीक्षा कहा जाता है। वृत्तांत पुनरीक्षा किसी विषय पर वर्तमान ज्ञान का एक व्यापक, महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण है जो एक शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगला है, शोध से असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है यादृच्छिकरण और मिलान करना, फिर चरों को हटाना। एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। एक बाह्य चर एक ऐसा कारक है जो किसी प्रयोग के आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है। चूंकि असंगत चर किसी शोध की व्याख्या एवं परिणाम को बदल सकते हैं, इसलिए यह सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। ध्यातव्य है कि किसी भी शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है: यादृच्छिकरण, मिलान करना, चरों को हटाना। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन के रूप में लिखित और दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है? अभिकथन है, गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिससे बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है। कारण है, अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रमाणिकता चिन्ह है क्योंकि इससे स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसमें है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अनन्य केस अभिविन्यास सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक केस विशेष एवं अद्वितीय होता है। यह दृष्टिकोण का अनुप्रयोग गुणात्मक शोध में किया जाता है। ध्यातव्य है कि गुणात्मक शोध तब संभव होता है जब हम शोधार्थी को ये स्वतंत्रता दें कि वे तथ्यों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकें। इस तरह से अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रमाणिकता चिन्ह है। इस तरह से ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर एक की उचित व्याख्या कर रहा है। मिलान करना है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में। वैधता का प्रकार और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन करना है इसका। तो प्रत्यक्ष या फेस वैधता, इसका क्या है? ये किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पुनर्नुमान करता है। अगला है समवर्ती वैधता। समवर्ती वैधता है एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना। और रचना क्या है? रचना है मापन की सीमा का संकेतक और भविष्य सूचक है सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। प्रत्यक्ष वैधता जो है वो है उपकरण की उपयुक्तता का संकेतक और समवर्ती वैधता है एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना। रचना है मापन की सीमा का संकेतक और भविष्य सूचक है किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पूर्वानुमान करता है। प्रत्यक्ष वैधता का एक प्रकार है जहाँ पर कोई व्यक्ति सतही व व्यवहारिक मूल्यांकन लागू करता है। इस वैधता में उपकरण की
स्पष्टता के संकेतक के परीक्षण किया जाता है। समवर्ती वैधता इस सीमा का को संदर्भित करती है जहाँ तक एक माप के परिणाम इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है तो व्याख्या रहने देते हैं। अगला है संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू क्या प्रदर्शित करता है। यह करता है वक्ता का व्यक्तित्व। संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू वक्ता का व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। संप्रेषण के बे पहलू जिसमें कोई वक्ता स्वयं के किसी गुणात्मक या परिणात्मक पहलू को अभिव्यक्त करता है वह वक्ता के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। संप्रेषण अगला है संप्रेषणों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वो कौन से हैं। वो हैं उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। बाकी ये उन्हें अलग होना चाहिए, उन्हें कोई पक्ष लेना चाहिए, ये नहीं है। तो मानवीय सभ्यता के उद्विकास में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः संप्रेषण की एक बेहतर कला मानवों में भाषा के उद्विकास एवं तार्किक अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। संप्रेषकों को संप्रेषण के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए जिन्हें सुनहरे नियम भी कहा जाता है। संप्रेषण के दौरान सुना जाना अति आवश्यक है, उनको समझा जाना आवश्यक होता है और उनका यथासंभव उत्साह वर्धन आवश्यक होता है। अगला है नीचे दिए गए एक कथन उसके कारण के रूप में बताना है। तो अभिकथन क्या है। कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होता है और कारण है संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा ए। इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कक्षा में संप्रेषण की किसी भी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं किसी भी कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। सामान्यतः जिस छात्र में ज्ञान कौशल की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति पाई जाती है उसका संप्रेषण कौशल भी बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त संप्रेषण सक्षमता विभिन्न आयामों को समाहित करती है। संप्रेषण क्षमता में ज्ञान का अनुकूलन भी एक प्रमुख तत्व है, अर्थात संप्रेषण क्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प प्रदान करती है। अगला है 19वां कक्षागत भाषण के निम्नांकित तत्वों को सही क्रम में रखिए। तो इसका क्रम क्या होगा। सबसे पहले आ जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आ जाएगा वर्णन के बाद आएगा उपसंहार और उपसंहार के बाद आएगा पुनर्वेशन, फिर स्पष्टीकरण। ये स्पष्टीकरण लास्ट में आएगा सबसे, ठीक है। तो कक्षागत भाषण एक प्रभावी संप्रेषण है। कक्षा भाषण का एक औपचारिक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्व शामिल किए जाते हैं। इन हिस्सों का सही क्रम प्रस्तावना, वर्णन, उपसंहार, पुनर्निवेशन और स्पष्टीकरण होता है। कक्षागत भाषण को संप्रेषित करते हुए चुने हुए विषय का वस्तुनिष्ठ ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त चुने हुए विषय में प्रस्तुतिकरण जितना ज़्यादा सुस्पष्टता से होता है भाषण भी उतनी ही प्रभावी होता है। अगला है विद्वान और संप्रेषण चर बताना है। तो आदि शंकर का क्या होगा। आदि शंकर का है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। यह आ जाएगा अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। और इसके बाद सेकंड है भरत मुनि ने क्या किया है। भरत मुनि ने रस की अवधारणा को वो किया है, ठीक है। इसके बाद महर्षि पाणिनि ने क्या किया है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण का महत्व बताया है। इनकी अष्टाध्यायी जो है व्याकरण से ही रिलेटेड है। रामानुज ने देसी भाषा का प्रयोग के संप्रेषण पर जोर दिया है। इनका है देसी भाषा का प्रयोग। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की शिक्षा का पूरे देश में संप्रेषित किया। उनका संप्रेषण चर अंतर्व्यक्तिक प्रकार का है। भरत मुनि ने रस की अवधारणा पर जोर दिया। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की प्राप्ति होती है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के महत्व को संप्रेषित किया और अष्टाध्यायी की रचना की। रामानुज ने संप्रेषण हेतु देसी भाषाओं पर जोर दिया। अगला है
निम्नलिखित में, अच्छा ये मैथ्स का क्वेश्चन है ये वाला, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाइए। फिर उसके बाद कौन भी उसका है न्याय पद्धति, हाँ यहाँ पे आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, कथन और वो है, उसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला है, न्याय पद्धति के व्याख्या द्वारा अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। और कथन सेकंड है, पाश्चात्य तर्क में न्याय की अभिव्यक्ति के आकारिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। तो एक और दो दोनों सत्य हैं इसमें। न्याय भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है, जिसका किसने किया था आपको पता हो तो गौतम ने किया था। न्याय भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। यह दर्शन मुख्यतः ज्ञान मीमांसा पक्ष पर जोर देता है। ध्यातव्य है कि पाश्चात्य दर्शन न्याय की अभिव्यक्ति के आकारिक पहलू पर अधिक बल देता है। भारतीय दर्शन मुख्यतः तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा दोनों पहलुओं पर समान मात्रा में जोर देता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है। भारत में मतलब तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों इंक्लूड होते हैं, जबकि जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें केवल हमारे ज्ञान मीमांसा पर किया जाता है। अगला है, किसी तर्क के मूल्यांकन में 2 चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच के संबंध का मूल्यांकन करना और आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। और निगमनात्मक तर्क, जिसमें निष्कर्ष आधार वाक्यों को वास्तविक रूप से निकलता है, वैध कहे जाते हैं। जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं, वे शुद्ध तर्क कहे जाते हैं। तो इसमें कथन ए और दो दोनों सत्य हैं, ए होगा इसका। हाँ, तो क्या है, किसी भी तर्क वाक्य के मूल्यांकन के मुख्यतः 2 चरण होते हैं। पहला, आधार वाक्य तथा निष्कर्ष के बीच साम्य की व्याख्या एवं दूसरा, आधार वाक्यों की सत्यता की जांच करना। यदि निष्कर्ष आधार वाक्य का तार्किक निगमन नहीं है एवं हेत्वाभास विद्यमान है तो वह तर्क वाक्य अवैध सिद्ध हो जाता है। निगमनात्मक तर्क वाक्य में निष्कर्ष वस्तुतः आधार वाक्य से ही निश्रित होते हैं। आधार वाक्यों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष की परिणति की जाती है। अगला है, किसी पद श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में कब माना जाता है। तो ये माना जाता है, ए और बी दोनों सही हैं, मतलब 2 सही हैं 2 गलत हैं। इसमें क्या है, जब श्रृंखला में प्रत्येक पद अपने मतलब प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ के अपने पूर्ववर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से अधिक सदस्यों वाले वर्ग को निर्दिष्ट करता है, और जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद से बड़ा होता है तो ये क्या कहलाता है, पद श्रृंखला के बढ़ते हुए क्रम माना जाता है। व्याख्या है, किसी पद श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में तब माना जाता है जब श्रृंखला में प्रत्येक पद पहले को छोड़ के एक ऐसे वर्ग को दर्शाता है जिसमें वह पूर्ववर्ती पद द्वारा दर्शाए गए वर्ग की तुलना में अधिक सदस्य होते हैं। उदाहरण, पशु स्तनपायी बिल्ली के समान जंतु। इस प्रकार ये सत्य है। अगला है, अनुमान के मामले में न्याय के अनुसार न्याय की तर्क के निम्नांकित 5 चरणों को क्रमानुसार करिए। तो इनका क्रम कैसे होगा, इसमें क्रम होगा, सबसे पहले होगा, जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग होती है, जहाँ की रसोई जैसा कि रसोई घर में होता है। फिर अगला है, अगला होगा धुएं के कारण। फिर होगा नहीं, सबसे पहले ए आएगा, पहाड़ पर आग है। सॉरी, सबसे पहले न्याय दर्शन के अनुसार इसका सबसे पहले, एक मिनट, इसका डी होगा आंसर। हाँ, इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्याय दर्शन के अनुसार तर्क के 5 चरण इस प्रकार हैं। क्या क्या चरण है, इसमें आएगा सबसे पहले पहाड़ पर आग है, ये प्रतिज्ञा आ जाएगी, ठीक है, पहाड़ पर आग है। फिर उसके बाद आ जाएगा धुएं के कारण, डी। फिर उसके बाद आ जाएगा जहाँ धुआं है वहाँ आग होती है, जैसा कि रसोई घर में उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा रसोई घर की तरफ पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी, ये उपनय है, ठीक है। और अगला है निष्कर्ष, क्या है, इसलिए पहाड़ पर आग है, ठीक है, ये निष्कर्ष हो जाएगा। अगला है, हाँ इसका देख लेते हैं। सबसे पहले ये 5 दिए गए हैं न्याय के अनुसार। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा आ जाएगा, फिर हेतु आ जाएगा, फिर उदाहरण आ जाएगा, फिर उपनय आ जाएगा, फिर निष्कर्ष आएगा, ठीक है।
और इसके बाद अगला है, यदि दो चीज़ों के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन चीज़ों के बीच नियत साहचर्य का संबंध माना जाता है। कथन सेकंड क्या है, यदि दो चीज़ों के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य का संबंध माना जाता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। व्याख्या पढ़ देते हैं। दोनों कथन सत्य हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य का संबंध माना जाता है। व्याप्ति दो प्रकार की होती है, समव्याप्ति एवं विषमव्याप्ति। जिस प्रकार दो वस्तुओं के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच निहित साहचर्य का संबंध माना जाता है, जो प्रमुख पद के गैर अस्तित्व के उस स्थान में मध्य पद की अनुपस्थिति में व्यक्त करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी जो शेष रह गया है उसको अगले वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद।